हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया आप सभी का बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ, जहां आपको पढ़ाई जा रही है फ्री में ज्योग्राफी की कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी, जिसका नाम है पृथ्वी हमारा आवास। इसका चैप्टर नंबर 1, इसका नाम था सौरमंडल में पृथ्वी, उसे हम अपनी पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने देखा था नक्षत्र मंडल को, अर्सा मेजर को और खगोलीय पिंड, सौरमंडल, उसके 8 ग्रह, इन सारी चीजों को हमने हमारी पिछली कक्षाओं में देख चुके थे। उसी कक्षा को आगे बढ़ाते हम आपके सामने लेकर आए हैं इसका चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, जिसे आज हम हमारी कक्षा में बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। कक्षा शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, जिसपे आप लोग विचार कीजिएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में करोड़ों जगहों में से किसी एक स्थान का सटीक पता कैसे लगाया जाता है? अगर आपको समुद्र के बीच किसी जहाज की लोकेशंस को पता करना है या फिर किसी एरोप्लेन को सही लोकेशंस पर लैंड करवाना है, तो आप कैसे करेंगे? सोचिए। जी हाँ, आपको क्या करना होगा उसके लिए? इसी सवाल का जवाब हमें इस अध्याय में आज मिलेगा। आज हम जानेंगे कि ग्लोब क्या है, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, भूमध्य रेखा क्या है और पृथ्वी के किसी भी स्थान की सटीक कैसे पता करें या कैसे पता की जा सकती है, ये सारी बातें आज हम अपने इस चैप्टर में जानेंगे। तो आइए समय को गवाए बिना हम अपनी कक्षा की शुरुआत करते हैं। बच्चों, एक बात और, ये कक्षाएं यूपीएससी, एमपीपीएससी के साथ साथ एसएससी, रेलवे और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, जिनकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि आपको किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें आपसे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए यह क्लास सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। 1 सेकेंड रुकिएगा। ये है हमारा चैप्टर। जी, क्या बोल रहा है? ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। कैसी नहीं है? तो गोलाकार नहीं है हमारी पृथ्वी। कैसी नहीं है? तो गोल नहीं है। ये आप अपनी पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं बच्चों। यहाँ उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या बोल रहा है वो? कि उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी है और मध्य में थोड़ी उभरी। कैसी है? तो मैं आपको बताती हूँ, देखिए। कुछ इस तरह से है बच्चों, ठीक है। ये है आपके ध्रुव, जहां पे ये क्या है? थोड़ी चपटी है। कैसी है? चपटी, मतलब इस एंगल से ये एंगल ज्यादा बड़ा है, इसलिए कहा गया है कि ये क्या है? उत्तरी ध्रुव है आपका और ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। तो क्या कह रहा है वो? कि ये ध्रुवों पे क्या है? तो ये ध्रुवों चपटी और जो आपका ये मध्य है, यानी कि जो भूमध्य वाला जो रीजन है, वो यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पर ये चौड़ी है, ठीक है, उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? तो आपको मैंने बता दिया है कि वो ऐसी दिखती है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ये ग्लोब दिख रहा है आप लोगों को? इस ग्लोब को आप देखिए, कैसा दिख रहा है? देखिए, यहाँ पर एक लाइन दिख रही है आप लोगों को, दिख रही है? ये ऐसी है बच्चों। ये क्या है? काल्पनिक रेखा है। क्या है ये? काल्पनिक रेखा। इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं अक्ष। क्या कहते हैं? हम इसे अक्ष कहते हैं, ठीक है। ये हमारी अक्ष कहलाती है। आगे पढ़ते हैं। ग्लोब पृथ्वी का
लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, एक रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, और छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें इनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। जो ग्लोब होते हैं वो स्थिर नहीं होते, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ठीक है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। तो इसके हमने यहाँ पे क्या ग्लोब के बारे में पढ़ा बच्चों, ग्लोब क्या होता है क्या नहीं होता है, इस चीज के बारे में हमने यहाँ जाना है। हम इसके तैयार कर लेते हैं। 1 सेकेंड दीजिएगा आप लोग मुझे। चलिए लिखिए ग्लोब। ग्लोब, तो ग्लोब के बारे में क्या बता रहा है यहाँ पर, तो ग्लोब क्या है, तो क्या है लघु रूप किसका, तो पृथ्वी का। पृथ्वी का 3D है, 3D इमेज बोल सकते हैं आप इसे। ठीक है, क्या है ये, पृथ्वी का 3D इमेज है बच्चों। ठीक है, फिर क्या है ग्लोब में आपने क्या देखा, तो हमने देखा कि जो ये ग्लोब है ये स्थिर नहीं होता, स्थिर नहीं है, ये क्या होता है, तो ये घूमता है। कहाँ घूमता है, तो अपने अक्ष पर। ठीक है, अपने अक्ष पर ये घूमता है। क्लियर है चीजें। फिर क्या पढ़ा था हमने, आप लोग ने वो तो नोट कर ही लिया होगा ना पॉइंट। उसके बाद में आप इसमें लिखा था ये घूमता है, तो ये घूमता किस दिशा में, ये घूमता है बच्चों पश्चिम से पूर्व दिशा में, पश्चिम से पूर्व की ओर ये घूमता है। ठीक है, और हमने एक पॉइंट और क्या कि ये ध्रुवों पर चपटा, ध्रुवों पर क्या है चपटा, और भूमध्य रेखा के पास से क्या है चौड़ा है। ठीक है, इतनी बात हमने भी पढ़ी है। क्लियर है चीजें। अब आप यहाँ पे ये चीजें आप ग्लोब के लिए ले लें, या यहाँ पर आप इसमें पृथ्वी भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ग्लोब क्या है, तो एक इमेज है उसका, लेकिन जो पृथ्वी है वो स्थिर नहीं है, ये हमें पता है। ठीक है, ये घूमती भी है, ये हमें पता है। कहाँ से कहाँ घूम रही होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही होती है। और हमारी पृथ्वी जैसे हमने देखा तो ध्रुवों पर चपटी होती है और भूमध्य रेखा पर चौड़ी होती है। क्लियर है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या पढ़ा बोलिए, ये हमने पढ़ लिया था घुमाया। ठीक है, अब क्या बोला, ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं ग्लोब में। क्या है वो पॉइंट कि ग्लोब पर या फिर जो हमारा ग्लोब है जो 3D इमेज है, इस पे क्या दर्शा रहे हैं, तो इस पे महासागर, महाद्वीप, पर्वत और पठार को दर्शाया जाता है। क्लियर, आगे बात समझ में आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यहाँ उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। जो ये पृथ्वी है, इस पर किसी भी लोकेशंस के बारे में कैसे हम बता सकते हैं, ये प्रश्न उठता है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है, तभी तो हम बता पाएंगे ना। मान लो ये रेखा है, ये रेखा है, तो हम एक्यूरेट बता सकते हैं ना कि ये वाली लोकेशंस कहाँ पे वेरी कर रही है, या फिर ये लोकेशंस कहाँ पर है। तो जो ये खड़ी रेखाएं हैं, ये आड़ी रेखाएं हैं, ये है क्या, इस चीज के बारे में हम अपने अगली क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। ये हमारा ग्लोब है और एक सुई ये ऐसी झुकी हुई अवस्था में यहाँ पर बनी होती है, ठीक है, जिसे यहाँ पे क्या कहा जाता है, अक्ष। देख रहे हैं आप लोग, ये एक सुई है ना, जो कि झुकी हुई अवस्था में है। इसे हम क्या कह रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं अक्ष। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। अब देखिए, ये एक भी पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो ये क्या कहलाता है, ये उत्तरी ध्रुव कहलाता है और ये दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। ये दो बिंदु है जिनसे होकर हमारा अक्ष गुजरता है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। किसमें अंतर है, हमारी पृथ्वी में और इस ग्लोब में, इन दोनों में क्या है, एक अंतर है। अंतर क्या है बच्चों, अंतर है पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है ना। मतलब यहाँ तो हमने ये एक, मान लो कि एक छड़ लगाई है ताकि हम अपने ग्लोब को घुमा सके, है ना, रोटेट कर सके, लेकिन पृथ्वी पर वास्तव में ऐसा कोई भी अक्ष नहीं है। स्टेटमेंट आ सकता है कि पृथ्वी पर भी अपने अक्ष होता है, या फिर कोई सुई के थ्रू पृथ्वी घूम रही होती, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर ही चक्कर लगाती है, और जो ये हमने जो एक अक्ष, जिसे एक जो काल्पनिक रेखा जिसे हम यहाँ पर अक्ष कह रहे हैं, ये क्या है, एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। चलिए, तो इसके आप नोट कर लीजिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके, हम आपको नोट करवा देते हैं। तो चलिए, डालिए यहाँ पर अक्ष। अक्ष मतलब एक्सिस, ओके। क्या है ये, पहला पॉइंट तो यही निकलता है बच्चों, क्या है, काल्पनिक रेखा। एक्सिस क्या है, तो काल्पनिक रेखा है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि पृथ्वी या ग्लोब जिस काल्पनिक रेखा पर घूमता है या घूमती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अक्ष कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब जो ये एक्सेस है कहां से कहा जाती है, तो ये अक्ष, जो अक्ष है वो दो बिंदुओं से होकर गुजरता है। कौन कौन से दो बिंदु, तो हमने ये पढ़े थे, उत्तरी ध्रुव और सेकंड है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, क्लियर। और यही से ये क्या है, काल्पनिक रेखा है, ना कि वास्तविक, ठीक है, क्लियर। बस इतना पॉइंट यहाँ पे नोट करने के लिए था। चलिए आगे बढ़े। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। क्या बोल रहा है, एक और अन्य काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। देखते हैं कौन सी काल्पनिक रेखा है भाई वो। इसे विषुवत व्रत कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, ये क्या है, ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है, और ये क्या है, एक काल्पनिक रेखा जिसे हम कह रहे हैं विषुवत व्रत। क्या कह रहे हैं इसे हम कह रहे हैं विषुवत व्रत। और ये रेखा क्या कर रही है, ये हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही होती है, जिसके जो ऊपरी सिरा है या ऊपर वाला जो भाग है उसे हम कहते हैं यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध। क्या कह रहे होते हैं, उत्तरी गोलार्ध।
और जो नीचे वाला हिस्सा है इसे हम कह रहे होते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या कह रहे होते हैं बच्चों? दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर? ये दो चीजें हमने भी पढ़ी यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। वन सेकेंड। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। देखिए आप लोग देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये ऐसे गोल गोल घूम घूम, मतलब ये रेखाएं पीछे तक जा रही होती है ना बच्चों, जैसे ये है ना, फिर यहीं से मैं लेती हूँ, ये है, फिर ये है ना। ऐसे तो हमारी पृथ्वी बनी पे काल्पनिक रेखाएं ड्रॉ की गई है। तो बस ये क्या कह रहा है कि इसी प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बना रहा होता है। ये दिख रहा है आपको, जो ये वाला ये है विषुवत वृत्त, ठीक है, ये काल्पनिक वृत्त बना रहा है। एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। कैसे है? तो भाई देखो, जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पर, 1 सेकेंड रुकिए, हाँ, जैसे कि देखिए ये है एक वृत्त आपका, है ना, और ये है हमारा विषुवत वृत्त, ये 0 डिग्री। अब आप यहाँ से पता कर सकते हैं ना कि इसके ऊपर की स्थिति कैसी होगी, इसके नीचे की स्थिति क्या होगी। मतलब कि ये आपका एक टाइम, ये मान लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से आप ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं, नीचे की स्थितियों के बारे में पता कर सकते हैं। क्लियर? इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर या फिर समांतर रेखाएं कहते हैं। क्या बोला उसने कि भाई जो विषुवत वृत्त है, जो विषुवत वृत्त है ये है, देखिए, अरे 1 सेकेंड, ये जो अरे ओके 1 सेकेंड बच्चों, ये एक विषुवत वृत्त है, ठीक है, और मतलब ये हमारी पृथ्वी है और ये है एक विषुवत वृत्त। तो उसने क्या बोला, इसके समांतर ध्रुवों तक, आप लोग को मैंने बताया ध्रुव कितने हैं, 2 ध्रुव है, एक कौन कौन सा, एक उत्तरी ध्रुव है और एक दक्षिणी ध्रुव है। तो ये हमारा स्टेटमेंट बोल रहा है कि भाई विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक जितनी भी हम समांतर रेखाएं खींचते हैं, है ना, जितनी भी हम समांतर वृत्तों को ड्रॉ करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ये सारी की सारी रेखाएं या तो समांतर रेखाएं कहलाती है या फिर अक्षांश रेखाएं कहलाती है। क्लियर है? ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए अब हम विषुवत वृत्त का नोट बना लेते हैं। तो आइए लिखते हैं हम लोग भूमध्य रेखा। 1 सेकेंड, भूमध्य, बच्चों 1 मिनट रुकिए, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत वृत्त, विषुवत वृत्त, विषुवत वृत्त, अरे भाई ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ये विषुवत वृत्त है ना, इसको हम कहते हैं इक्वेटर। क्या कहलाता है? इक्वेटर। ठीक है, अब हम नोट करते हैं इसके बारे में। देखो क्या बोला इसने कि एक काल्पनिक रेखा, ये भी क्या है, काल्पनिक रेखा जो क्या करती है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, इसका अक्षांश क्या बोल रहे हैं हम, 0 डिग्री अक्षांश। क्या कह रहे हैं हम लोग, 0 डिग्री अक्षांश पे होती है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, उत्तरी गोलार्ध, मतलब कि जो 2 भागों में बांटती है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। और सेकंड क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। सेकंड क्या होता है बच्चों, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है सॉरी
हमने ये चीज पढ़ी यहाँ पर। फिर हमने क्या देखा कि विषुवत ब्रज से, हमने फिर क्या देखा कि विषुवत ब्रज से ध्रुवों तक स्थित किसी भी समांतर व्रतों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अभी हम देखेंगे इस चीज को, है ना। अब तक हम पहले ये पढ़ लें, फिर हम आएंगे उस पॉइंट पे, फिर हम उसे देख लेंगे। आगे पढ़ते हैं। विषुवत ब्रज शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत ब्रज से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी, दोनों तरफ ध्रुवों से बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के व्रत का 1/4 है। अब देखो मैं आपको बताती हूँ इस लाइन का मतलब। 1 सेकेंड रुकिएगा, ये नोट तो कर लिया ना आप लोगों ने। इसमें एक पॉइंट और नोट कर लो बच्चों। वो पॉइंट ये है क्या कि ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको उस पॉइंट का मतलब बताती हूँ जो हमें यहाँ पे दिया गया है। क्या बोल रहा है ये कि विषुवत व्रत के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी, भाई देखिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और ये है हमारा विषुवत व्रत। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। अब उसने बोला कि भाई विषुवत व्रत से दोनों तरफ के जो ध्रुवों के बीच की दूरी है ना, आपको पता ही है कि जो ये वाला पॉइंट है इसे हम बोल रहे हैं उत्तरी ध्रुव, और जो ये वाला पॉइंट है इसे हम कह रहे हैं दक्षिणी ध्रुव, है ना। तो उसने बोला कि विषुवत व्रत से हम जब ध्रुवों की बीच की दूरी को देखते हैं, इस दूरी को देखते हैं, तो वो क्या कह रहा है, वो पृथ्वी के चारों ओर के, अब मेरी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर मैंने कि एक सर्कल का जो कोण होता है, हमने देखा ये है जिसका पूरा एंगल कितना कवर करता है, 180 आगे का 180 पीछे का, कितना हुआ 360। तो पूरे पृथ्वी के चारों ओर व्रत का 1/4 है, मतलब कि 90 डिग्री है। अब समझ में आया। अब देखो ये जो बात ये है ना, तो उसने क्या बोला कि ध्रुवों की जो बीच की दूरी है वो उसका 1/4 है, किसका, पृथ्वी के चारों और के जो व्रत है उसका 1/4 है, मतलब 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है। मतलब समझ में आया आपको ये पॉइंट, यहाँ पे उसने ये बताया है। इस प्रकार 90 डिग्री अंश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 डिग्री दक्षिणी अंश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। क्लियर है आप लोग को ये चीजें। चलिए इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। वन सेकेंड रुकिएगा। अब चाहे तो हम वो डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आप लोग डालिए क्या, अक्षांश। क्या डालेंगे आप लोग, अक्षांश। अक्षांश रेखाएं, ठीक है। अक्षांश रेखाएं इंग्लिश में से क्या बोलोगे आप लोग, लेटीट्यूड, लेटी हुई है ना, इसलिए लेटीट्यूड। ऐसे याद रखने के लिए, अब लॉन्गिट्यूड में और लेटीट्यूड में इंसान कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए हम इसे याद करने के लिए ये लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक, सबसे पहले ये है क्या, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन कुछ ऐसी है, क्या है, भूमध्य रेखाओं के समांतर खींची रेखाएं। क्या, भूमध्य रेखाओं की समांतर खींची गई वास्तविक रेखाएं नहीं, काल्पनिक रेखा। हाँ, काल्पनिक रेखाएं क्या होती हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, समांतर रेखा भी कहते हैं। समांतर रेखा
भी कहा जाता है इसे। ठीक है, ये तो मैंने आपको ये तो बता दिया, 0 डिग्री वगैरह तो हो चुका था बच्चों अपना। फिर इसकी विशेषता क्या है, तो सबसे पहले कि कुल कितनी, तो सबसे पहले देखा जाए तो ऐसे तो हम देखें कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं खींची गई है, बताओ मुझे आप लोग। 180 या फिर 181, बताइए कितनी। तो मैं आपको बता दूं, तो पृथ्वी पर खींची गई है 181 रेखाएं। कैसे, वो भी बताती हूँ। तो देखिए, 90 डिग्री तो उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध में है 90, है ना, और 90 ही कहाँ है, दक्षिण में है। और 0 डिग्री एक हमारा विषुवत अक्षांश। टोटल कितनी हो गई, 181 डिग्री अक्षांश हमारे पृथ्वी पर खींचे गए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अक्षांश रेखाएं। क्लियर है। और एक और पॉइंट नोट करिए कि जो अक्षांश होते हैं वो पूर्ण वृत्त बनाते हैं। अक्षांश क्या करते हैं, तो अक्षांश पूर्ण वृत्त बनाते हैं, गेट खोलो। ठीक है, ठीक। और नोट करिए कुछ इसकी विशेषताएं कि भाई हमें ये अक्षांश रेखाएं कहाँ कहाँ काम आती है, किस संदर्भ में काम आती है। चलिए नोट करिए इनकी विशेषताएं। क्या है भाई, इनकी विशेषता क्या है। विशेषता में हम देखेंगे कि पहला पॉइंट आता है क्या, तो बच्चों पहला पॉइंट है हमारा विशेषता के अंदर, ये क्या करती है, तो ये करती हैं तापमान का निर्धारण, तापमान निर्धारित करती है। कैसे करती हैं तापमान का निर्धारण, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है और ये है हमारी विषुवत, सॉरी जाने दीजिए। और देखिए ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 60, 65, और ये हमारा एक और पॉइंट। ऐसे हम नीचे खींच लेते हैं, ऐसा ऐसा और ऐसा। ठीक है, अब देखिए ये क्या है हमारा, ये हमारे ध्रुव है, इसे हम 90 डिग्री बोल रहे हैं। ऐसे ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, है ना, ये सब क्या है, नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ। और ये क्या है 45, 30 डिग्री साउथ, है ना, 45 डिग्री साउथ और 60 डिग्री साउथ और 90 डिग्री साउथ। ठीक है, ऐसे बोला तापमान का निर्धारण करती है कौन, अक्षांश रेखाएं। बच्चों इसलिए कहा जा रहा है कि मान लीजिए 0 डिग्री और से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में हमारा जो इंडिया है वो वेरी करता है। हमारा इंडिया क्या है, यहाँ पर है। तो अगर जो हमारा सन है, इस सन हमारा मान लीजिए हमारी भूमध्य रेखा पर होगा, तो इसका अगर मान लीजिए प्रकाश इतना एरिया कवर कर रहा है, तो यहाँ पे उस टाइम क्या होगी, तो गर्म होगा, ये हम बता सकते हैं। ठीक है, और हम फिर इससे ये भी बता सकते हैं कि भाई 60 डिग्री नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में अभी 0 डिग्री के मुताबिक मौसम ठंडा है। ये सारी बातें कौन निर्धारित करता है, तो तापमान, हमारी अक्षांश रेखाएं इस चीज का निर्धारण करती है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो ये रेखाएं हैं
वो क्या करती हैं, जो अक्षांश रेखाएं वो तापमान का निर्धारण करती है। क्लियर है आप लोगों को? चलिए दूसरा, ये और क्या करती है अक्षांश रेखाएं, तो जलवायु को निर्धारित करती है, ठीक, और दिन रात की अवधि प्रभावित करती है। को प्रभावित कैसे करेंगे अब आप बताओ? वही वाली बात कि भाई जैसे ये है और ये हमारा सन है, ये अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। जैसे जैसे हमारा ये पृथ्वी रोटेट होती है ना, तो जैसे जैसे सनलाइट जिस जिस उस पे पड़ेगा, अपनी लैटिट्यूड पे पड़ेगा, वैसे वैसे दिन और रात बढ़ेंगे। मान लो 16 भी उस पे है, 0 डिग्री अक्षांश पे है, तो उस हिसाब से यहाँ पे लाइट होगी और दिन बड़े छोटे उससे निर्धारित होंगे। जैसे ही ये यहाँ पे आता है, कहाँ पे, कर्क रेखा, मकर रेखा पे आएगा, उस हिसाब से पता चलेगा कि किस अक्षांश पे दिन छोटे हो रहे हैं या रात बड़ी हो रही है ना। तो ये सारी कौन किसको प्रभावित कर रहे हैं, तो अक्षांश इस चीज को प्रभावित करता है, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें हो गई, आगे देखते हैं। और एक और पॉइंट नोट कर लो आप लोग कि वो ये है कि दो अक्षांशों की जो बीच की दूरी होती है, दो अक्षांशों के बीच दूरी क्या होगी बच्चों, तो वो होती है 101 किलोमीटर की होती है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। बाकी एडवांस जब हम पढ़ेंगे तब आपको और समझ में आएगा। अभी तो आपको समझ में आ गया कि विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को क्या कहते हैं, तो उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, तथा विषुवत वृत्त की दक्षिण में स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर और दक्षिण लिखा है। मैंने लिखा था ना अभी, जैसे कि विषुवत वृत्त है, इसके उत्तर में जाएंगे तो यहाँ नॉर्थ उत्तर लिखा आ रहा है, और नीचे जाएंगे तो दक्षिण। समानता इसे उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। अब देखिए एक और पॉइंट अभी पढ़ते हैं, फिर देखिए। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजोंटे दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित अंश पर स्थित है, ठीक है। अंश एक है। अब मैं आपको बताती हूँ, देखो डायग्राम के थ्रू। वन सेकंड दीजिए। ठीक, ये हो गया। और ये हो गया 0 डिग्री, ठीक है। और यहाँ मैं मान लेती हूँ 30 ओके, ठीक है। और यहाँ ड्रॉ करते हैं हम हमारे भारत को। ये हमारा भारत, और यहाँ पे कहीं पर है ये है हमारा दक्षिण अमेरिका, और ये है हमारा भारत। ये कह रहा है कि जो भारत है इसके 20 डिग्री है ना, 20 बोला ना उसने, क्या बोला कि 20 डिग्री, मान लो ये हमारा 20 डिग्री अक्षांश है, और यहाँ ये है इसका 20 डिग्री अक्षांश। ये दोनों क्या है, 20 डिग्री अक्षांश। बस फर्क कितना है कि ये है नॉर्थ और ये है साउथ। तो अब यहाँ पे आगे क्या बोला उसने कि महाराष्ट्र का एक गांव है, महाराष्ट्र का एक चंद्रपुर, और ब्राजील का क्या है, ब्राजील का कौन सा है, तो ब्राजील देश जो अमेरिका है उसका बेलो होरिजोंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री अंश पर स्थित है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री कहाँ है, तो
उत्तर में है। कहाँ है बच्चों? तो उत्तर में है चंद्रपुर। और क्या? और जो बेलो होरिजेंटा है वो कहाँ पर है? 20 डिग्री दक्षिण में है। इस चित्र से ये बातें आपको क्लियर हो गई है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता है। ठीक है, क्या बोल रहा है? अक्षांशों का आकार क्या हो रहा होता है? घटता है। चलिए देखते हैं कैसे घट रहा होता है। पूरी गायब हो गया। देखिए, ये है हमारी पृथ्वी। ठीक है, अब देखिए, ये बनाया मैंने एक, अरे यार सॉरी, पृथ्वी है ना। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ऐसे ही एक ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश है ना, सेम ऐसा पीछे गया। फिर ये हमारा 30 मान लो, ये 45 मान लो, ये 60 मान लो, 65 मान लो, और यहाँ आते आते ये बन जाता है 90। तो क्या बोल रहा है? जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से कहाँ जाते हैं? ध्रुवों की ओर जाते हैं, ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तो जो अक्षांश होता है इनका आकार क्या होता है? घटता है। अक्षांशों का आकार घटता है। ये बात आपको इम्पोर्टेंट नोट करनी पड़ेगी, है ना। कहाँ से? विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पे। लेकिन ध्रुवों से विषुवत वृत्त पर आने पर क्या होता है? अक्षांशों का आकार बढ़ता है। क्लियर? अक्षांशों का आकार क्या होता है? बढ़ता है। ये बात क्लियर हो गया आपको? बस इतनी चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट थी। चलिए, आशा करती हूँ नोट कर चुके हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश या समांतर रेखाएं। विषुवत वृत्त 0 डिग्री। देखो अब ये डायग्राम बनाया, आप लोग बनाइएगा इसे। मैं इसे जूम कर देती हूँ, मैं बना नहीं रही हूँ। ठीक है, ये देखिए क्या बोला? विषुवत वृत्त किसको बोल रहे हैं हम लोग? इससे 0 डिग्री को हम क्या कह रहे हैं? विषुवत वृत्त कह रहे हैं। ठीक है, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री। उत्तरी ध्रुव क्या है? 90 डिग्री। ये रहा उत्तरी ध्रुव, इसे हम 90 डिग्री कह रहे हैं। दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव को क्या? 90 डिग्री। इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त और विषुवत वृत्त के 66 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त होता है। चलिए, तो मैं आपको नोट ही करवा देती हूँ ना। देखो इसमें डायग्राम देखो कितना अच्छा दिया। सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज तथा कम क्षेत्र पर फैलता है, दिख रहा है। लेकिन तिरछी सतह पर जो टॉर्च का प्रकाश कम तेज परंतु अधिक फैलता है ना। ये हमारी इसका कनेक्शन बच्चों आप क्यों बोल रहा है ये? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है ना वो क्या है? थोड़ी झुकी हुई है ना, झुकी हुई। बस इसी वजह से वो बता रहा है कि अगर आप, हमारी पृथ्वी अगर सीधी होती तो जो ये सूर्य की ये टॉर्च है ना, ये सूर्य की जो लाइट होती वो बहुत कम हिस्सों को घेर पा रही होती। लेकिन चूंकि हमारी पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई है, इसलिए जो प्रकाश है वो थोड़ा ज्यादा लंबा कवर करेगा। ये डायग्राम का ये मतलब है। सब छोटी छोटी चीजों में ना बहुत बड़ी जानकारियां दी रहती है बच्चों। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको पॉइंट नोट करवा देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्द। चलिए इसको साइड करते हैं, थोड़ा बड़ा बनाती हूँ। ठीक, ये है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री। ठीक है, और ये है आपका कुछ इस तरीके से सीधी हुई रेखा। 1 सेकेंड रुको,
इसको ही गायब कर दिया उसने। जीरो डिग्री। ठीक है, हो जाने दीजिए, ऐसी बनेगी कुछ। मैं थोड़ा सा अलग बनाना चाह रही थी लेकिन वो बन ही नहीं रही है। 1 सेकेंड को कैसे बनाती हूँ। हाँ ठीक है। ठीक, अब 1 सेकेंड और दे दो मुझे तो की तरह, ताकि आप और अच्छे समझ पाए। जो ये एरिया है ना आपका, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये एरिया बच्चों, ठीक है, ये एरिया आपका है ना। 1 मिनट, 1 सेकेंड, ये एरिया आप लोगों का, ठीक है। ठीक, और ये वाला एरिया, और एक ये वाला एरिया। तो ये आपका क्या है, ये 0 डिग्री क्या है, आपकी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है। और ये क्या है, ये रेड वाली जो लाइन है आपकी, ये वाली, ये है कर्क रेखा, कर्क रेखा। और जो ये वाली लाइन है जो भी हमने पढ़ा, ये कौन सी है, तो ये है उत्तर ध्रुव व्रत। क्या है, उत्तर ध्रुव व्रत, ठीक है। और ये है उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। 1 सेकेंड रुकिएगा, उत्तरी ध्रुव, ठीक है। अब ये क्या है, ये है आपकी मकर रेखा। ये कौन सी रेखा है आप लोगों की, मकर रेखा, ठीक है। और ये है आपकी दक्षिण ध्रुव व्रत, और ये है दक्षिण व्रत, ये है दक्षिणी व्रत, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है, यहाँ पर जाएंगे, हमने पढ़ा ऊपर जाएंगे तो ये नॉर्थ नॉर्थ लिखेंगे, और नीचे आएंगे तो ये साउथ साउथ, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को ना। अब ये से मैंने ग्रीन ग्रीन से हाईलाइट कर दिया आप लोगों को, तो आप ये डायग्राम को पहले जो बना के रख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो यहाँ पे जो है ना, ये क्या है, ये क्या बता रहा है आपको, उष्ण, सॉरी उत्तरी, 1 सेकेंड रुकिएगा, उत्तरी शीत, उत्तरी शीत कटिबंध, लिख लो आप लोग और डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद में जो ये एरिया है, ये है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, कटिबंध, ठीक। ये है उष्ण कटिबंध, ठीक है। सेम ऐसा इस साइड भी है, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा,
ये दक्षिणी हो जाएगा शीतोष्ण सॉरी उष्ण कटिबंध, और ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, और ये दक्षिणी शीत कटिबंध। ठीक है, चलिए अब हम पूरे जो हमारे अक्षांश है उनको नोट कर लेते हैं, तो आप लोग को भी सही रहेगा। एक टेबल बनाइए आप लोग मेरे साथ, पहले लिखिए, क्या लिखेंगे, प्रमुख अक्षांश। यहाँ लिखिएगा क्या, प्रमुख अक्षांश। फिर एक टेबल ड्रॉ करिए मेरे साथ। कुछ इस तरीके से एक टेबल ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, यहाँ लिखिए, क्या डालेंगे, अक्षांश डालिए। यहाँ लिखिए डिग्री, और ये इसका महत्व। पहला भूमध्य, भूमध्य रेखा, आपको पता है कौन सी डिग्री, 0 डिग्री है ना। महत्व क्या है इसका, तो ये सबसे अधिक तापमान यही मिलेगा आपको, सबसे अधिक तापमान। क्योंकि जो हमारा, आप जब बड़ी और कक्षा में आओगे तो ये सन है ना, तो ये क्या होता है, कभी यहाँ होता है ना, मतलब यहाँ पे रहता है बीच में, या फिर यहाँ ऊपर जाएगा, या फिर ये यहाँ नीचे आएगा। तो भले ही यहाँ भी आएगा, लेकिन वो तो पड़ेगा ना, रोशनी तो यहाँ तक पड़ेगी इसकी, चाहे यहाँ रहे, तो वही चीज है। तो यहाँ पे सबसे अधिक तापमान होता है। फिर दूसरा हम देख रहे हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री है ना। तो ये क्या कर रही है, भारत से गुजरती है, भारत से गुजरती है। अब आप लोग का एक क्वेश्चन, मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछती हूँ, आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि कर्क रेखा भारत के किन देशों से होकर गुजरती है, सॉरी कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और ये भी बताइएगा कि कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। ये आपके लिए 2 क्वेश्चन है, आप इनके आंसर दीजिएगा। थर्ड, मकर रेखा। अब देखिए इनके आगे आपको ये नॉर्थ साउथ लिखना बहुत जरूरी है। 23.5 डिग्री साउथ, दक्षिणी गोलार्ध। फिर फोर्थ है आपका आर्कटिक वृत्त। अभी बताती हूँ आप लोग को, आर्कटिक वृत्त जो कि आपकी 66.5 डिग्री पर है। ठीक है, उत्तर में जो है उसे हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है ना आप लोग को, ये यही क्या कहलाता है आप लोगों का, आर्कटिक वृत्त। यहाँ लिख सकते हैं आप लोग आर्कटिक, आर्कटिक वृत्त। ठीक है, तो ये क्या है, ध्रुवीय क्षेत्र है। और एक और होता है, वो होता है अंटार्कटिक वृत्त। ये 66.5 डिग्री साउथ में होता है, और ये भी ध्रुवीय क्षेत्र है। क्लियर, नोट कर लीजिए। ठीक है, ये अंटार्कटिक और 6.5, आपसे क्वेश्चन आ सकता है ना कि 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक है। बच्चों एक मिनट रुकिएगा, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, क्लियर। तो आशा करती हूँ आपको आज की क्लास समाप्त समझ में आई होगी, और हम आगे पढ़ेंगे देशांतर के बारे में। पर इसके पहले हम पढ़ेंगे पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में,
फिर हम पढ़ेंगे देशांतर क्या है। इन सारी चीजों को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और हमारी नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, 2-3 टॉपिक्स और बचे, तो ये हम इसे जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे। आशा करती हूँ आप सभी को हमारी ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी और आपने इसका आनंद लिया होगा। बच्चों पढ़ना तो आपको है, क्योंकि आपका ये क्या करती है ना, बेस बनाती है। बेस क्या, आप जो देखा ही होगा कि जो हमारी ये एनसीईआरटी की जो बुक है ज्योग्राफी की, वो आपके बेसिक के साथ एडवांस को भी कवर कर देती है, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। ठीक है, और आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे इस YouTube चैनल को। बच्चों एक जानकारी देनी है आप लोगों को कि हमारा ऐप है बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट के नाम से, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आपको मिलेगा मात्र कुछ ही रुपयों में यूजीसी नेट की टेस्ट सीरीज, चाहे वो आप लोग पॉलिटी की तैयारी पॉलिटी का कर रहे हैं, 1 सेकेंड, चाहे आप पॉलिटी से कर रहे हो चाहे आप ज्योग्राफी से, दोनों की टेस्ट सीरीज हमारे ऐप पर 1 अगस्त से लॉन्च हो रही है, जिसका आप उस अवसर का फायदा उठाते हुए अपने स्कोर को जांच सकते हैं और उसे बेहतर कर सकते हैं। वहीं एक और टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है एमपीपीएससी की, जिसमें आपको 50 टेस्ट मिलेंगे, 30 टेस्ट आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे, ठीक है, 10 टेस्ट आपको सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे और 10 टेस्ट आपको मिलेंगे फुल लेंथ टेस्ट के। ये भी मिनिमम प्राइस में है बच्चों, ये भी 1 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। तो आप सभी जुड़िए हमारे ऐप पर, जिसका नाम है बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट के नाम से है, जिसकी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके डाउट्स का आंसर जरूर दूंगी। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा हमारे इस लेक्चर सीरीज में, ताकि आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सके। और क्या शुरू तो बच्चों सभी करते हैं, लेकिन अंत तक हर कोई नहीं पहुंच पाता है, इसलिए अगर आप अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर सफलता आपकी है तो जीत तो हमारी ही होगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।